हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड आज काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आप लोग के समक्ष उपलब्ध हो रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको आप निरंतर बना कर रखे होंगे। आप लोग तैयारी करते होंगे। देखिए, एक काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे या माफ़ी चाहेंगे आप लोग से, और कोशिश करेंगे कि जो वीडियो हो वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। तो जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है महासागरीय जल संचलन के परिप्रेक्ष्य में, उसी से रिलेटेड टॉपिक है महासागरीय जल धाराएँ, यानी कि कौन सी जल धाराएँ कैसी हैं, किस बात से हम बोल सकते हैं कि यह धाराएँ किस परिप्रेक्ष्य में गर्म है, ठंडी है, मतलब क्या उद्देश्य से, किस तरीके से उत्पत्ति होती है। तो इन सब जो सारे जो बिंदु हैं उन पर हम गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम आज जो देखेंगे, तो जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वह है महासागरीय जलधाराएं। ये है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। थोड़ा सा नया है तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें हम देखेंगे उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति, जो दूसरा पॉइंट है, उत्पत्ति के बाद दूसरा पॉइंट होता है धाराओं के प्रकार। और तीसरा पॉइंट हुआ धाराओं के प्रकार में आपको किस बेस पर धाराओं के प्रकार में। पहला हो जाएगा गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, और दूसरा इसमें हो जाएगा आपका गहराई के आधार पर, दूसरा हो जाएगा तापमान के आधार पर। देखिए, दो तरीके से होती हैं जो धाराएं होती हैं हमारी, दो तरीके से होती हैं। तो दूसरा हो जाएगा तापमान के आधार पर, और अब जिसमें से अगर हम धाराओं के प्रकार गहराई के आधार पर देखेंगे तो इसमें भी ये जो गहराई के प्रकार है, इसमें भी जो जल धाराएं हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। तो एक होती हैं सतही जल धाराएं, सतही जल धारा। एक काम, थोड़ा सा ये जो अपना जो वीडियो चल रहा है इसको हम हटाते हैं, थोड़ा हमको जगह मिल जाएगा बताने के लिए, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए, गहराई के आधार पर जो जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया सतही जलधाराएं और दूसरा हो गया जो दूसरी जलधाराएं हैं वे एक सतही जलधारा है, दूसरी होगी गहरी जलधारा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी जल है, समुद्र है, तो एक ऊपर वाला जो जलधारा यानी जो ऊपर चलते हैं उसके, और एक नीचे नीचे वाली जो जलधाराएं होती हैं। और ये तो हो गया गहराई के आधार पर। दूसरा हो गया तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर जो जलधाराएं हैं, तापमान के आधार पर एक हो गई उष्ण या गर्म जलधाराएं, ये पहला हो गया उष्ण या गर्म जलधाराएं, और दूसरा हो गया ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। और इसमें भी हम देखेंगे कई पॉइंट है जो हमारे, इसमें से भी हम कई पॉइंट अभी निकालेंगे। यानी कि महासागरीय, जो हमारा आज का टॉपिक महासागरीय जलधाराओं में देखेंगे उत्पत्ति कैसे होता है, धाराओं के प्रकार क्या है, गहराई के, तो जो धाराओं के प्रकार है वे दो प्रकार के, गहराई के आधार पर, दूसरा तापमान के आधार पर। अगर गहराई के आधार पर आप देखेंगे तो पहला हो गया सतही जलधारा, दूसरा हो गया गहरी जलधारा। यानी सतही जलधारा यानी जो समुद्र या महासागर उसके ऊपर के जो जलधाराएं हैं वे, और उसके जो अंदर वाली जलधारा यानी गहरी जो डीप में, डेप्थ में है। और तापमान के आधार पर जाहिर सी बात है कि एक हो गया उष्ण या गर्म जलधारा और दूसरा हो गया ठंडी जलधारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम बात करेंगे उत्पत्ति के लिए। तो देखिए, उत्पत्ति में जो हम बात करेंगे
सबसे पहले देखेंगे कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं वे किसको बोलते हैं। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। जैसे नदी चलती है उसी तरीके से ये भी चलती है। तो महासागरीय अब जलधाराएं किसको बोलेंगे, तो इनकी जो क्वालिटी है ये निश्चित मार्ग एक ही दिशा में चलते रहती हैं, अनवरत चलते रहती हैं, यानी कि ये निश्चित व एक ही दिशा में प्रवाहित होना, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित होंगे, ये इनकी क्वालिटी है। और इसको जो चलाने के लिए मतलब ये उत्पत्ति में हम देखेंगे क्या रीजन है उत्पत्ति के। तो इसकी उत्पत्ति में जो दो तरीके का फोर्स काम करता है, पहला हुआ दो तरीके का फोर्स काम करता है, एक होता है प्राथमिक बल, प्राथमिक बल हुआ जो जल की गति को प्रारंभ कर, देखिए प्राथमिक या इसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही है जो जल धाराओं को स्टार्ट करता है, यानी कि इसी के कारण ये जो प्राथमिक फोर्स है यही जो जल धाराओं को आरंभ करता है। जल धाराओं को आरंभ करने का काम कौन करता है, तो ये प्राथमिक बल है, जल धाराओं को आरंभ करने का काम करता है। यानी इसी फोर्स के कारण जो जल धाराएं हैं वे आरंभ होती हैं। और जो हमारा सेकेंडरी फोर्स है यानी द्वितीयक बल, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक बल। या सेकेंडरी थोड़ा सा अभी राइटिंग में इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं, आप लोग बस सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा। सेकेंडरी फोर्स देखिए क्या होता है, जो देखिए ये जो प्राथमिक बल है ये जल धाराओं को आरंभ करने का काम कर दिया, लेकिन जो द्वितीयक बल है ये क्या काम करेगा कि उसको जो धाराओं को आरंभ तो हो गया लेकिन उसको अनवरत बनाने का काम करता है, यानी कि निरंतर गति प्रदान करता है। ये धारा के प्रवाह को, ये धारा के प्रवाह को गति प्रदान करता है या नियंत्रित करता है, यानी कि बहने देने का काम करता है। अब इसमें भी देखेंगे नियंत्रित करता है। और अब जो प्राथमिक बल यानी जो प्राइमरी फोर्स है इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी फोर्स की। अपनी प्राइमरी फोर्स क्या है, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे प्राइमरी फोर्स के प्राइमरी फोर्स में आपका आ जाएगा, प्राइमरी फोर्स में पहला हो गया जो ये जो फर्स्ट पॉइंट हुआ जो सौर ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा का मतलब जो हीट इससे मतलब हीट से सौर ऊर्जा से जो जल गर्म हो जाता है, यानी कि आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती है सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो तापमान होगा जाहिर सी बात जब किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ का जो तापमान होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, यानी कि पहला है सौर ऊर्जा का जल का गर्म होना। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। दूसरा जो पॉइंट हुआ प्राइमरी फोर्स में आपका दूसरा आ जाएगा वायु हो गया, विंड। और जो तीसरे में आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। ये तो हो गए प्राइमरी फोर्स के लिए। ग्रेविटी। और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट है कॉरियोलिस बल यानी कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स ये चौथा, यानी कि इसको हम कॉरियोलिस फोर्स भी बोल सकते हैं। कॉरियोलिस फोर्स यानी CORIOLIS, कॉरियोलिस फोर्स।
समझ गए। यानी कि जो प्राथमिक फोर्स है यानी कि जो जल को आराम करने का काम करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स यानी कि प्राथमिक फोर्स। और जिसमें से आपको सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना यानी कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो रोशनी जहाँ पर पड़ेगी, जैसे भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो वहाँ का जो जल है गर्म होता है। और जो ध्रुवों पर यानी कि जितना आप भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे उतने ही जो सूर्य की किरणें हैं वे तिरछी पड़ती, इसलिए वहाँ पर धीरे धीरे तापमान घटता रहता है। और पहला तो हो गया सौर ऊर्जा, दूसरा हो गया वायु यानी विंड यानी हवा, और तीसरा हो गया ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, और चौथा हो गया कॉरियोलिस बल। ये तो हो गया प्राथमिक बल। और देखिए जो हमारा सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से क्या क्या पॉइंट है, तो सौर ऊर्जा से जो जल होता है, पता है आपको जब जल गर्म होता है तो फैलता है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए अगर आइस से ठंडा है तो सिकुड़ा है, जो जब उसको आप गर्म करते बर्फ को तो फैल जाता है पूरा। अगर आप एक बर्तन में लेंगे जल, एक आइस लीजिए उसको गर्म कीजिए, देखेंगे पूरा बर्तन भर जाता है। तो यानी जब जल गर्म होता है तो फैलता है। यही कारण है कि जो हमारी भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त है उसके पास जो महासागरीय जल का जो स्तर है मध्य अक्षांशों के पास, यानी कि जो हमारा जो भूमध्य विषुवत वृत्त के पास जो महासागरीय जल है वे अन्य की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। समझ गए, 8 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि जो मान लीजिए पृथ्वी हो गई तो ये जो मीडिएटर हो गया, ये जिसको भूमध्य रेखा, इसके आसपास का जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारी हाइट है जल की, वे 8 सेंटीमीटर इन सब की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी हाइट पर है। और इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है। और आपको पता है कि जो जल का बहाव होता है वह ढालू की तरफ होता है, यानी कि ऊंचाई से निचाई की तरफ होता है। तो जो हमारा जल है वह इस साइड दिशा में मूव करेगा, इधर। यानी यहाँ पर अगर हाइट है, यहाँ पर अगर हाइट है तो जल हमारा इधर जाएगा और इधर जाएगा। यानी कि जो जल का जो नेचर है वे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो समझ गए। अब देखिए कॉरियोलिस बल कैसे काम करता है। ये तो हुआ सौर ऊर्जा से, जो सौर ऊर्जा से जो गर्म हुआ वो हुआ। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वायु। वायु कैसे काम करता है, तो वायु देखिए जब हवा है वे अगर समुद्र की सतह से लग कर चल रही है, समुद्र की सतह से लग कर चल रही, तो अपने साथ जो हवा है उस पर घर्षण करते हुए, और जो हवा है वो जो समुद्र का जल है उसको अपने साथ लेकर बहेगी। यानी जिस डायरेक्शन में अगर हवा भी इस डायरेक्शन में बह रही है तो जो समुद्र का जल है वे भी इसी डायरेक्शन में बहेगा। यानी कि घर्षण के कारण अगर जो हवा, इसको मान लीजिए समुद्र है, इसको हम अगले पेज पे समझाते हैं विधिवत। देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया पानी हो गया, और ले लेते हरे रंग से हमारा जो ये हो गया एयर, विंड हो गया हवा। अब इसकी जो डायरेक्शन इस साइड है तो ये अपने साथ ऐसे हवा चलेगी, तो ये हवा चलेगी तो इसका जो जल का जो प्रवाह इसको अपने साथ लिए कर चलेगी, क्योंकि घर्षण होगा तो जो सतह होगा उससे हवाएं टकराते हुए उसी डायरेक्शन में चलेंगी। तो इस प्रकार से जो वायु है जल को गतिमान करती हैं। आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो एक बाउल लीजिए, कटोरा लीजिए, उसमें आप जल भरिए और इधर से फूंक मारिए। ये मान लीजिए आप हैं, ये आप इधर से फूंक मारिए तो आप देखेंगे जो जल है हमारा इस साइड में मूव करने लगेगा। समझ गए। ये अच्छे से बना नहीं है, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। और जो तीसरा हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है जो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नेचर है ये किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो किस फोर्स के कारण खींचती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल होता है वे नीचे बैठता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल होता है वो नीचे बैठता है। यानी कि अब यहाँ पर भी आगे बताएंगे, जो जल होता है वे दो प्रकार, एक कम लवणता वाला होता है और एक अधिक लवणता वाला। अधिक लवणता का मतलब कि आपको पता है कि समुद्र यानी महासागर में नमक है, नमक यानी लवण,
जिस जिस जगह पर नमक की मात्रा ज़्यादा यानी लवणता ज़्यादा है वहाँ का जो घनत्व होगा वह ज़्यादा होगा। अगर घनत्व ज़्यादा है तो आपको पता है कि उत्प्लावन बल का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, अगर घनत्व ज़्यादा है तो ये जो वस्तु है वो डूब जाती है। आप लोग पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, अगर घनत्व ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाती है, घनत्व कम है तो वस्तु ऊपर तैरती है। इसीलिए जो हमारे जो पानी की जहाज़ें हैं इस प्रकार से मॉडिफिकेशन की जाती हैं कि वे उसका जो घनत्व जल के घनत्व से कम हो और इसी कारण वे जल के ऊपर तैरती हैं। समझ गए? यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल है, जो कम लवणता वाले जल है वे ऊपर आ जाते हैं, कम लवणता वाले जल ऊपर आ जाते हैं और अधिक लवणता वाले जल नीचे आ जाते हैं। समझ गए गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से काम करता है? और हमारा जो लास्ट वाला हुआ जो हमारे प्राथमिक फोर्स में आएंगे, जो हमारा प्राथमिक फोर्स है लास्ट है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल में आप देखेंगे कि जो कॉरियोलिस बल, अब देखिए जो ये हमारी अर्थ हो गई, अब ये मूवमेंट कर रही है, ये मूवमेंट कर रही है, तो मूवमेंट करने के कारण इसमें एक बल उत्पन्न होता है, एक बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है, इसको हम कॉरियोलिस बल बोलते हैं। इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक लेंगे, उसमें इसको विधिवत समझाएंगे कॉरियोलिस बल क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो कॉरियोलिस बल है के कारण ही जो उत्तरी गोलार्ध है, ये मान लीजिए हमारे अर्थ हो गए, ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए जो जल धाराएं हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने से उत्तर की साइड, उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाहिने साइड चलती हैं, यानी कि जो जल धाराएं हमारी इस साइड चलती हैं, जो हमारी जल धाराएं वे इस साइड चलती हैं, और दक्षिण में जो हमारी जो जल धाराएं वे बाईं साइड इस साइड चलती हैं। जो जल धाराएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में दाएं साइड, यानी कि इधर आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में जो जल धाराएं हैं वे राइट साइड, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो जल धाराएं वे लेफ्ट साइड चलती हैं। समझ गए? तो आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं धाराओं के प्रकार। धाराओं के प्रकार में अभी आपको हमने बताया था जो धाराओं के प्रकार हैं वे गहराई के आधार पर हैं और तापमान के आधार पर। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर देखेंगे जो हमारी धाराएं हैं, गहराई के आधार पर आपको पता है दो प्रकार से। गहराई के आधार पर जो धाराएं हैं, पहला है सतही जलधारा और दूसरा है गहरी जलधारा। नाम से ही पता चल रहा होगा सतही जलधारा, यानी कि जो जलधारा ऊपर, यानी कि सरफेस वाली जो जलधारा, सरफेस करंट को आप बोल सकते हैं, जो ये गहराई के आधार पर है। तो जो सरफेस है सतही जलधारा, पहला है सतही जलधारा। तो सतही जलधारा किसको बोलते हैं? तो महासागरी का जो जल का 10% भाग, यानी टोटल का 10% भाग ये जो सतही या ऊपरी जलधारा, और यह जो धाराएं हैं महासागरों के 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। और इसकी जो लिमिट है 400 मीटर तक गहराई से टोटल, यानी सतह से नीचे 400 मीटर तक ये चलती हैं, 400 मीटर तक की गहराई तक उपस्थित होती हैं। और दूसरा गहरी जलधारा, ये 90% हैं, जो जलधारा है 90% हैं और ये गहरी होती हैं पूरा। और
ये जो जल धाराएं हैं घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बनती है, मतलब घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता। अभी हमने बताया था घनत्व, अगर कम लवणता वाला जल है, इसको आप ऐसे समझिए, जो घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बनती हैं। देखिए पहले तो हम समझते हैं, इसको हटाते हैं, समझते हैं पहले घनत्व। घनत्व किस प्रकार से काम करता है। घनत्व देखिए किस प्रकार से, जहां तापमान, अब इसको समझिए, बहुत डिटेल में समझाने जा रहे हैं। घनत्व कहां पर काम करता है। घनत्व देखिए, घनत्व का हमारा फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप समझ गए तो आप आराम से समझ सकते हैं घनत्व किस प्रकार से काम करता है। तो जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ पर जो घनत्व होगा वह कम होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए पानी है, ये बाउल हो गया, इसके अंदर पानी भरा है, ये पानी है। अब इसका जो टेम्परेचर यानी तापमान है, ये तापमान अधिक है, तापमान अधिक होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा बढ़ेगा। अभी आपने बताया कि जल का नेचर है, वाटर का नेचर यानी जो द्रव है, लिक्विड का नेचर है कि जब उसका तापमान बढ़ता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वही बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर जो आयतन हो, आयतन भी बढ़ेगा। अगर इसमें आप रखेंगे द्रव्यमान तो ही रहेगा, द्रव्यमान इक्वल है, और नीचे यहाँ पर जो हमारा आयतन है, आयतन बढ़ेगा। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल है, अगर आयतन बढ़ा, डिवाइड कर आयतन बढ़ा, तो जाहिर सी बात इसका जो घनत्व होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, डाउनफॉल जाएगा। अगर यहाँ पर आयतन घटा तो घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। समझ गए घनत्व कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, इसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यानी कि अगर तापमान बढ़ा, यानी कि जो भूमध्य सागर के आसपास जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ घनत्व अधिक होता है। देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी जो शीत प्रदेश की साइड अगर आप बढ़ेंगे, उच्च अक्षांशीय जो प्रदेश है या रीजन है, वहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर जो तापमान होता है कम होता है, जिसके कारण जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। घनत्व अधिक क्यों होता है आप समझ गए होंगे। जब घनत्व अधिक है तो वहाँ पर गहरी जलधाराएं बहेंगी। तो वहाँ पर कौन सी जलधारा बहेगी, यहाँ पर बहेंगी गहरी जलधारा, यहाँ पर बहेंगी गहरी जलधारा, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गहरी जलधारा बहने का रीजन है क्योंकि गहरी जलधारा किसको बोलेंगे, गहरी जलधारा मान लीजिए ये पूरा पानी है, ये पूरा हमारा समुद्र का पानी है, ये पूरा पानी है, और यहाँ से गहरी जलधारा यानी कि यहाँ की जो जलधारा है इसका जो घनत्व अधिक है। अभी अपने आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी बताएं कि इसका अगर घनत्व अधिक है तो ये जो जलधारा है ये बैठेंगी नीचे की साइड, तो यानी कि जो जलधारा यह नीचे जा रही है, यानी गहराई में जा रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको गहरी जलधारा। समझ गए, घनत्व अधिक है, तापमान कम है, तो इसको हम बोलेंगे गहरी जलधारा उत्पन्न होने का ये रीजन है। समझ गए, क्योंकि घनत्व अधिक है तो यह नीचे, जाहिर सी बात जब जिसका भी घनत्व ज़्यादा होता है तो नीचे बैठता है, तो यह डाउनफॉल यानी नीचे जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है, तो इसको हम गहरी जलधारा बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, उच्च अक्षांशीय यानी कि शीत प्रदेशों में, मैक्सिमम ये पृथ्वी और इक्वेटर हो गया इसके इस साइड, इस इधर वाले रीजन में जहाँ पर अक्षांश ज़्यादा हो। अब दूसरा जो हुआ हमारा, दूसरा जो पॉइंट है वह हो गया सतही जलधारा। सतही जलधारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जलधाराएं हैं, ये हमारा समुद्र हो गया, ये हमारा समुद्र हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया। सतही जलधारा यानी इसमें जो जल होगा वह नीचे से ऊपर जाएंगे सतह की साइड, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसमें जो मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा वे नीचे से ऊपर होगा, यानी कि सतह की साइड होगा।
तो इसके लिए जो कंडीशन है, इसके लिए जो कंडीशन है, इसके लिए जो कंडीशन है, ये है कम अक्षांशी, यानी कि इसके लिए जो कंडीशन है ये कम अक्षांशी, यानी आप इसको मान सकते हैं भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने के कारण जो घनत्व होगा, तापमान अधिक होगा तो जो घनत्व होगा, घनत्व कम होगा। जब घनत्व कम होगा तो अगर घनत्व कम है तो जो हमारा जो वाटर है वो ऊपर की साइड मूव करेगा, क्योंकि घनत्व कम होने के कारण जो वस्तु या जो भी सामान्य होती हैं सतह पर तैरने लगते हैं, यानी सतह की साइड आती हैं। समझ गए? तो ये रहा, तो इसका आप रीजन समझ गए होंगे क्यों है। ये हमारा सरफेस हो गया, यानी घनत्व कम होने के कारण जो जलधाराएं भी ऊपर आ रही, सरफेस की साइड आ रही, तो इसलिए सतही जलधारा है। तो ये मूवमेंट का रीजन आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से। अब आते हैं हम लोग तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर पहला हो गया गर्म जलधारा। गर्म जलधारा में आप देखेंगे, गर्म जलधारा में आप क्या देखते हैं, ये जो जलधारा है, और दूसरा हो गया ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, तो गर्म जलधारा होने का रीजन क्या है, ये जो जल है, ये गर्म जलधारा का मतलब होता है कि जो गर्म जलधारा है यह गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है। गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है, यानी ये कहाँ पर बहती है, जो गर्म जलधारा ये बहती है हमारी भूमध्य रेखा के आसपास। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हो गया हमारा पृथ्वी, और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये हो गया भूमध्य रेखा। तो यहाँ से जो धाराएं बहेंगी उसको हम बोलते हैं गर्म जलधारा। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है? इसका रीजन है, ये हो गया हमारा सूर्य। सूर्य की जो रोशनी है भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अधिक है। और यहाँ ये जो इधर वाले जो रीजन है, इधर वाले ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन है ठंडे क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं तिरछी चमकती हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर वो कम है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो आपको पता है जब ये गर्म जलधारा है तो ये ठंडे क्षेत्रों की ओर बहेंगे, तो इसलिए इसको हम गर्म जलधारा बोलते हैं। यानी गर्म जलधारा में जो हमारा जो जल का प्रवाह होता है वह गर्म से ठंडे प्रदेशों में होता है, और जबकि जो ठंडी जलधारा का प्रवाह है वह उल्टा होता है इसका, यानी कि ठंडे से गर्म की ओर। समझ गए? आइए अब देखते हैं कौन कौन सी जलधारा है जो गर्म है और ठंडी है। तो जो जल में जो गर्म जलधारा है, पहले हम इसको लेते हैं। गर्म जलधारा जो गर्म जलधारा है ये उत्तरी गोलार्ध, जो गर्म जलधाराएं हैं ये गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में लाती, पता है, और ये महाद्वीपों के प्राय जो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। जो गर्म जलधाराएं हैं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं, गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। और जो ठंडी जलधाराएं हैं जो गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं, और ये जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तटों पर बहती हैं। और ये होता है तो ये दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती है वे उच्च अक्षांश जो क्षेत्र है उसके महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। इतना जो गर्म जलधाराएं इसको आप लोग देख लिए। तो जो गर्म जलधारा है हमेशा जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट पर बहती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है इसके पश्चिमी तट पर भी बहती है, पश्चिमी तट पर, जबकि ठंडी जो जलधारा है यह पश्चिमी तट पर बहती है। जो ठंडी जलधारा है यह हमेशा पश्चिमी तट पर बहती है। अब देखते हैं, हम मैप बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी जलधाराएं हैं वे कैसे हैं। तो आइए हम एक मैप बनाते हैं। ये हम बनाएंगे एक पूरे वर्ल्ड का मैप, और उसमें हम देखेंगे जो जलधाराएं हैं, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट जो महासागरीय जलधाराएं वे कैसी हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। ये पूरा वर्ल्ड का मैप, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसी से ये यहाँ से शुरू हो गया हमारा साउथ, साउथ अमेरिका। यहाँ से शुरू होगा हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा अरेबियन देश, ये हो गया हमारा प्यारा सा छोटा सा, एक मिनट, इंडिया। इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। इंडिया अपना देश है तो इसको हम अच्छे से बनाएंगे। यहाँ से हम लिए पेन उठा लिए, ये रही पेन, ये इंडिया, ये हो गया इंडोनेशिया, ये अरानकोमा पहाड़ी, और ये पीला सागर, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गए, और इसको हम करते हैं कट। ये हो गया हमारा नॉर्वे, ये डेनमार्क, और ये रहा स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, और इसको हम भूमध्य सागर, ये हो गया हमारा। इसमें से थोड़ा सा जो अरेबियन कंट्री थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ये हो गया हमारे जो थाईलैंड, बैंकॉक, उससे जो जुड़े हुए देश हैं। ये हो गया पापुआ न्यू गिनी, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया छोटा सा शांति प्रदेश न्यूजीलैंड, और यहाँ पर हो गया छोटा सा इंडिया, ये हो गया मेडागास्कर, कुछ तो छूट नहीं रहा। यहाँ पर हो गया हमारा ग्रीनलैंड, ये हो गया आइसलैंड, और यहाँ पर हो गया हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, एक छोटा सा, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा सा मैप में शोधन करते हैं। अरेबियन कंट्री कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा है नहीं। फारस, हार्मूज की खाड़ी, चलिए छोड़िए, ज़्यादा नहीं इसमें करते हैं, फिर बनाएंगे अच्छे से। समझने के लिए काफ़ी है। अब देखिए इसमें जो जलधारा है उसको हम दिखाएंगे, डिनोट करेंगे नीले कलर से, नहीं रेड लेते हैं। जो हमारी जलधारा है यह है रेड, यानी कि यह गर्म, और एक मिनट, और ये लेते हैं हम ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा हम लेते हैं पिंक कलर से, सॉरी पिंक नहीं है, ये हमारी ठंडी जलधारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्म जलधारा, और इसमें हम खींचते हैं पहले इक्वेटर।
इक्वेटर जाएगा हमारा यहाँ से, ये हो गया हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है भूमध्य रेखा से नीचे है थोड़ा सा, इसको भी हम शोधन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो फटाफट अब जो जलधाराएं उसको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा में शुरुआत करेंगे हम जो साउथ अमेरिका उसके आसपास की जलधारा। तो एक ठंडी जलधारा होगी यहाँ पर बहती है हमारी, इसका नाम तो हम कोशिश करेंगे लिख दें, बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हम्बोल्ट जलधारा है, क्योंकि जगह बड़ी कम है। ये है हम्बोल्ट जलधारा, या इसको पेरू जलधारा बोलते हैं। ये ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा होगी। और एक होगी बेंगुला धारा, यहाँ पर बहती है साउथ अफ्रीका के तट पर बहती है बेंगुला धारा। बेंगुला धारा होगी साउथ अफ्रीका के तट पर बहती है। सब ठंडी जलधारा हैं। और यहाँ पर नीचे आपके बहती पश्चिमी पवने, सब ठंडी पवने, पश्चिमी पवने जो अंटार्कटिका के समीप बहती हैं, पश्चिमी पवने। ये पश्चिमी पवने बहती बेंगुला धारा हो गया। और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा भी होती है। इधर जितनी जलधाराएं आपको इस पिंक कलर से दिख रही हैं ये सब है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और ये सब आप देखेंगे तो जो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर बहने वाली धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गई। और अब चलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहती है लेब्राडोर धारा। ये हो गई लेब्राडोर धारा, जो कि ग्रीनलैंड और लेब्राडोर नॉर्थ अमेरिका के बीच में, सॉरी ये जो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में बहती है लेब्राडोर धारा। ये सब ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर रहता है, लेब्राडोर की धारा होगी। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ओयोसियो की धारा इस साइड बहती है। ओयोसियो की धारा थोड़ा सा जापान के पास बहती है। ओयोसियो की धारा, ओयोसियो की धारा। और ये तो हो गई ठंडी जलधारा। थोड़ा सा देखते हैं हम गर्म जलधारा। गर्म जलधारा क्या है उसको हम देखते हैं। गर्म जलधारा के लिए हम रेड का यूज़ करेंगे। अभी और जलधारा थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसके लिए हम एक फ़ोटो कोशिश करेंगे, एक फ़ोटो लगा दें जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। और भी जलधारा है ठंडी जलधारा में। यहाँ पर होगी फॉकलैंड की धारा, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर। ये हो गई फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड धारा। ये होगी फॉकलैंड धारा। और पेरू धारा होगी। अब आते हैं गर्म जलधारा में। गर्म जलधारा में आप देखेंगे तो शुरुआत करते हैं कैलिफोर्निया की धारा से। यहाँ पर है कैलिफोर्निया देश। ये हो गया कैलिफोर्निया। ये सब गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया धारा हो गया। फिर उत्तरी विश्वती धारा, ये तो ठंडी जलधारा है। इसको भी अभी छूट गया, इसको बताते हैं। पहले जो गर्म जलधारा है उसको हम देख लेते हैं। तो उत्तरी जो विश्वती धारा ये सब है यहाँ बहती हैं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। उत्तरी विश्वती धारा,
उत्तरी विश्वती धारा हो गया। यहाँ पर हो गया कनारी जलधारा, कनारी जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती कनारी धारा। इसके बाद हो गई कनारी धारा हमारी जो ठंडी जलधारा है, ये जो कनारी जलधारा है ये ठंडी है। यहाँ पर यानी एक मिस्टेक हो गया, जो कनारी जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, ये बहती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, कनारी। अब बात करते हैं हम, गर्म जलधारा की बात हो रही थी, तो देखिए यहाँ पर बहती है गल्फ स्ट्रीम, ये बहती है गल्फ स्ट्रीम, बहुत ही फेमस जलधारा है, बहुत ही फेमस गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम होगी। फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा इस साइड से बहती है, आइसलैंड के आसपास से उत्तरी अटलांटिक जलधारा, उत्तरी अटलांटिक, यह ध्रुवों की ओर बहती है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। और एक हो गया यहाँ पर जापान के आसपास बहती है क्यूरोशियो जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, यह जापान के आसपास बहती है क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो धारा के बाद यहाँ पर बहती है नॉर्वे तट पर मेडागास्कर के बीच में, यानी जो अफ्रीका के पूर्वी साइड बहती मेडागास्कर के बीच में बहती अगुलहास धारा, अगुलहास धारा हो गया। और यहाँ पर बेंगुला धारा हो गया, फॉकलैंड धारा ठंडी जलधारा हो गया। और यहीं पे गर्म जलधारा बहती है ब्राजील धारा, ब्राजील धारा गर्म जलधारा, ब्राजील धारा। और यहाँ पर उत्तरी विश्वती धारा, और यहाँ पर बहती है दक्षिणी विश्वती धारा, जो कि भूमध्य रेखा से सट कर बहती है। दक्षिणी विश्वती धारा जो भूमध्य रेखा से सट कर बहती है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक धारा उत्पन्न होती है, ये इसका हम कलर चेंज करते हैं, लेते हैं नीले पेन से। ये जो जलधारा उत्पन्न होती है, इस जलधारा को हम बोलते हैं प्रति विश्वती धारा, यानी विश्वती प्रतिधारा, क्योंकि ये विश्वत रेखा पर उल्टी दिशा में स्टार्ट होती है, विश्वती प्रतिधारा। बहने का रीजन क्या है कि उत्तरी विश्वती धारा बहती है पश्चिम साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बहती है दक्षिणी विश्वती धारा। तो ये दोनों धाराएं जब चलती हैं तो पानी को पीछे धकेलती है, तो एक नई धारा उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं विश्वती प्रतिधारा। अब इसमें से कुछ धाराएं जो छूट जाएंगी, जो कि देखेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी जलधारा ना छूटे, लेकिन जो मेन जलधारा थी वे आ चुकी हैं। तो ये रहा पूरा जो जलधारा है उसकी उत्पत्ति, मतलब कैसे उत्पत्ति होता है, क्या क्या रीजन है, तो आप लोग आशा करते समझ गए होंगे। तो चलते हैं, यहीं पर हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर बना कर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। राधे राधे।